नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, अगर आप आरआरबी जेई 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आप एक जेई एस्पिरेंट हैं, आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है जेआरआरबी जेई में, तो मैं जो चीज़ें बताने वाला हूं वो आपको बिल्कुल खुले दिमाग से सुननी है, क्योंकि यहां पर मैंने लिख रखा है आरआरबी जेई 2026। ये 6 गलतियां मत करना, वरना बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं जो बताने वाला हूं उसको एकदम कंसंट्रेट होके सुनना है आपको, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र जो मैसेज भी करते हैं मुझे। एक पर्टिकुलर बच्चे ने एक मैसेज भी किया था जो रेलवे ग्रुप डी का एस्पिरेंट था, लेकिन था तो रेलवे का ही ना। तो आप भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं, तो आप अगर आरआरबी जेई 2026 में बैठने वाले हैं, उसका फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये 6 गलतियां मत करना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। और जो 6वीं गलती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गलती तो आप जीवन में सपने में भी मत करना। मैं ये बता दे रहा हूं, 6वीं गलती में बाद में इसलिए बता रहा हूं, आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको जो है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप शुरू से ही पूरा वीडियो देखेंगे। मुझे ये आइडिया है, तो मैं बता दे रहा हूं कि इन सबको तो आपको अवॉइड करना है अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। समझ गए? तो बता देते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, और लास्ट तक आप देखना। आपको मन जरूर करेगा कि सर को एक थैंक यू जरूर लिखूं कमेंट में। और अगर वाकई में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थैंक यू और एक एप्रिसिएशन जरूर देना कि वाकई में सर आपका जो एनालिसिस है और जो बताने का तरीका है बहुत अच्छा है, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर कुछ गलत लगे तो आप गलत भी लिखना, जो मन करे आप लिखना, लेकिन लिखना जरूर। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और कॉमन गलती जो हर बच्चा करता है वो है गलत जोन सिलेक्ट करना। ठीक है, ये हर बच्चा, कॉमन गलती है, ये हर बच्चा करता है। क्या करता है बच्चा? जैसे ही नोटिफिकेशन आया, कोई एनालिसिस नहीं किया, कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक ये कॉमन गलती करते हैं कि गलत आरआरबी जोन सेलेक्ट कर देते हैं। जहां पर मैक्सिमम वैकेंसी देखी, ओहो बड़ी वैकेंसी ज्यादा है, फटाक से फॉर्म भर दिया, वहीं से फॉर्म भर दिया। कोई एनालिसिस नहीं करना है, कोई वीडियो नहीं देखना है, और जो जेन्युइन वीडियो बताता है, जो जेन्युइन जानकारी देता है, जो केवल और केवल टीचिंग ही उसका पर्पस है, वो कभी ऐसे वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि वो एस्पिरेंट नहीं रहा है। मैं एस्पिरेंट भी रहा हूं और सिलेक्ट भी हुआ हूं, तो मुझे ये हर एक चीज की जानकारी है कि कौन से बच्चे किस कैटेगरी से गुजर सकते हैं, किस फेज से गुजर रहे हैं बच्चे। उनमें जो है वो एक नौकरी लेने की एक तड़पन होती है, जो मेरे अंदर थी वो आपके अंदर भी है, लेकिन उस तड़प से पहले इनको जो है हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये गलतियां हो गई तो भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले, जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां से फॉर्म नहीं भरना है, या फिर भरना है तो पूरा एनालिसिस करके भरना है। कैसा एनालिसिस? आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा है, या फिर आपके पास बीटेक है, क्योंकि रेलवे बीटेक भी अलाउ करता है। अब आपने वैकेंसी ज्यादा तो देख ली, लेकिन ये नहीं देखा कि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी कितनी है उधर। क्या पता कि वहां पर रेलवे के ट्रैक वाले जेई की वैकेंसी सबसे ज्यादा हो, बड़ा जोन है, सबसे ज्यादा जेई की वैकेंसी वहां ट्रैक जेई पीवे की हो, आपकी केवल 20-30 वैकेंसी हो। फिर आप सोचेंगे भरने के बाद, ओ माय गॉड बहुत बड़ा गलती हो गया। समझ रहे ना आप? तो ये गलती मत करना। आपने जोन सिलेक्ट करने से पहले नोटिफिकेशन में हर एक जोन में कितनी वैकेंसी है, आपकी डिसिप्लिन क्या है,
आपने किस में डिप्लोमा कर रखा है, किस में आपकी बीटेक है, उसकी वैकेंसी वहां पर कितनी है, ये सब एनालिसिस आपको करना है। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि हाँ अब कौन सा जोन सेलेक्ट किया जाए। और वो जो एनालिसिस है वो हम अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रहे हैं कि आपको कौन सा जोन होना चाहिए, प्रीवियस वैकेंसी के हिसाब से किस जोन का कट ऑफ कितना रहता है, उसके हिसाब से हमने सिविल का ऑलरेडी डाल दिया है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी बन रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा कैटेगरी नंबर होते हैं। सिविल में ओनली 9 से 14 तक के कैटेगरी हैं, इसलिए वो जल्दी बन गया। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो भी हो जाएगा। इसके बाद पहले ये वीडियो आ रहा है ताकि आपको जो है ये गलतियां आप ना करें। तो पहला सजेशन तो यही है कि गलत जोन सिलेक्ट मत करना। जहां ज़्यादा वैकेंसी है वहां आंख बंद करके फॉर्म नहीं भरना है। आपने जिस भी ट्रेड से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है वहां उस जोन में आपकी सीटें कितनी हैं उसको देखना है, ठीक है। तो ये गलती मत करना। चलिए दूसरी गलती पे आते हैं। सबसे बड़ी गलती, दूसरी गलती क्या है कि आपने जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ठीक से नहीं पढ़ा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने जो है ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक, क्या होता है, आप फॉर्म भरने गए, आपने जोन सेलेक्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप फॉर्म भरते हुए आगे चले, फिर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच बता रहा हूं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये होता है दूसरा ब्रांच। और एक होता है क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। अब आपको मैं एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि ये एक वैकेंसी थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की सीटें थी 118 आई थिंक मेरे हिसाब से, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की सीटें थी कुछ 22 सीटें थी, ठीक है। इसमें थी 118 सीट, इसमें थी 22 सीट। अब देखिए, आपने अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहां ठीक से नहीं पढ़ा कि किस पोस्ट के लिए कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। एक बच्चा है जिसके पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का डिप्लोमा है, और एक बच्चा है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का डिप्लोमा है, एक बच्चा है जिसके पास ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा है। तो आप अब बताइए कि क्या वो ये तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है? नहीं। वो जिस उसके डिप्लोमा में जो चीज लिखी है वो उसी के लिए एलिजिबल है केवल। एक बच्चा था, उसने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का बच्चा था, उसने कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, जहां पर 118 सीट थी। उसने अपनी वाली जो उसकी मेन ब्रांच थी, दो उसके डिप्लोमा में क्या लिखा रखा था, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, उसके डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड नहीं था, ठीक है। अब समझिए आप कि उसके पास है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का डिप्लोमा, जबकि उसने फॉर्म भर रखा है, कैटेगरी नंबर अलग था कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। उसने क्या सोचा, इंस्ट्रूमेंटेशन तो है ही मेरे में, तो इसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन है, चलो इसमें भर देते हैं फॉर्म भर गया, आपका सब कुछ हो गया, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया। आपने क्या देखा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है वो आपके पास फॉर्म भी रखा रहता है, उनके पास फॉर्म भी होगा। जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर रेलवे आपके फॉर्म को
डीवी वाले ऑफिस में भेज देगी कि इन्होंने जो फॉर्म में भरा था वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है इनके डॉक्यूमेंट से या नहीं कर रहा है उसके लिए। तो उसमें आपने देखा कि आपके डिप्लोमा में तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल लिख रखा है, जो कि एक अलग ब्रांच है और उसकी सीटें भी अलग हैं, 22 सीटें हैं उसकी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक अलग ब्रांच है, उसमें 118 सीटें हैं और आप इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं। अब आप ये बताइए कि आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हैं, तो फिर आपने इस ब्रांच से भर कैसे दिया? ये है सबसे बड़ी गलती। वहां पर उस बच्चे को रिजेक्ट कर दिया गया डीबी में कि आपके पास इस पर्टिकुलर ब्रांच का डिप्लोमा ही नहीं है, आपके पास है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का और उसकी सीटें हैं अलग, तो आपको इसमें फॉर्म भरना था ना कि इसमें फॉर्म भरना था। ये होती हैं बारीक गलतियां। तो उसकी वजह से उसके दोनों जो एग्जाम थे वो बेकार हो गए ना, एक छोटी सी गलती से। अगर वो इससे फॉर्म भरता, थोड़ा ज्यादा मेहनत होती, लेकिन इसमें अगर सिलेक्ट होता तो उसका डीबी भी पास होता, मेडिकल भी पास होता और उसको ज्वाइनिंग मिलती। लेकिन कारण क्या है? ये वाला कारण ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उसका डिप्लोमा नहीं था, उसका डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल था, तो इसी वजह से डीबी में रिजेक्ट हो गया। समझ गए आप लोग मेरे कहने का मतलब क्या है? तो प्लीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन में पढ़ना है आपको, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करना है। सब कुछ आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए कि हाँ मैंने ये जोन चुना है, मुझे इस पोस्ट में, इस जोन में इतनी इतनी पोस्ट मेरे लिए हैं, और उसके सामने जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा भी है कि किस कैटेगरी की हमें चीज़ें चाहिए। तो ये होती है दूसरी गलती। ये होती है बहुत बड़ी गलती, जब आप जो है फाइनल सेलेक्ट होने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाओ, तब जो दर्द होता है वो जीवन में ऐसा दर्द भगवान किसी को ना दे। ठीक है साथियों, तीसरी गलती जो ये है, वो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप या तो ओबीसी से बिलोंग करते होंगे, या ईडब्ल्यूएस से, या फिर एससी से, और या फिर एसटी से। ठीक है, ये चार ही कैटेगरी हैं, और उसके बाद जो है वो आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है। सबसे पहले साथियों ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, चलो सबसे पहले बात करते हैं इनके कास्ट सर्टिफिकेट पर। ओबीसी, एससी और एसटी, इसमें क्या दिक्कत होती है कि सबसे पहले तो देखिए रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो आपका सबसे पहले तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, उसका जो है वो एक्सपायरी डेट जो है वो उसको देख के आपको सबमिट करना है फॉर्म में। अगर उसका एक्सपायरी डेट निकल गया है तो आप सबमिट करेंगे, कोई मतलब नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। जो रेलवे मांगे नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़िए, जो रेलवे मांगे, जिस डेट तक का मांगे, उसके अंदर वाला अगर नहीं है तो नया बनवा के फिर अपलोड करना। गलत चीजें अपलोड करोगे बाद में आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है और किसी को नहीं आएगी। मेहनत करने के बाद जब ये छोटी छोटी सी गलतियां जब पकड़ में आती हैं तब अफसोस होता है, काश उस टाइम पे सही से पढ़ा होता। तो यही चीज है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल, सेंट्रल वाला होना चाहिए, और उसकी जो है वो डेट वगैरह जो है वो रेलवे जो नोटिफिकेशन में मांग रहा है उसके अनुसार होनी चाहिए। इसमें क्या है, स्टेट वाला चलेगा तो केवल ईडब्ल्यूएस चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस जो है उसको वो किस फाइनेंशियल ईयर का मांग रहे हैं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में यही देखना है कि ईडब्ल्यूएस कौन से फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने मांगा है। समझ में आ गई बात? ईडब्ल्यूएस अगर उन्होंने जिस फाइनेंशियल ईयर का मांगा है, अगर आपने कोई और फाइनेंशियल ईयर का अपलोड कर दिया
तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कतें तो पैदा होती हैं, माइंड में टेंशन जरूर रहेगा। जब तक फाइनल सिलेक्ट नहीं होते, ज्वाइनिंग नहीं होती, जब तक मन में एक धड़कन बहुत तेज रहती है कि काश कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मेरी सलाह यही है कि सब कुछ चीज़ें रेलवे के अकॉर्डिंग आपको पढ़ के भरनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। 1 महीना डेट रहती है, आराम से फॉर्म भरिए, तसल्ली से सब कुछ लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। ठीक है, चलते हैं चौथी गलती क्या है। फोटो और सिग्नेचर, फोटो और साइन। ठीक, फोटो और साइन को तो बच्चे ऐसे मजाक में लेते हैं, हो जाएगा, कहीं थोड़ा बहुत तिरछा सेल्फी ले लिया। खैर अब तो फोटो जो है वो लाइव फोटो कैप्चर होता है कि आप फॉर्म भरेंगे तो लाइव फोटो कैप्चर होगा। अब ऐसा नहीं होता है कि अपलोड करेंगे फोटो तभी फोटो, कोई भी फोटो अपलोड कर दो 10 साल पुरानी भी, ऐसा नहीं होता है। आप जो जिस स्थिति में आप हैं वही आपकी ओरिजिनल फोटो मानी जाएगी और लाइव फोटो कैप्चर होगी। लेकिन फोटो तो चलो कैप्चर हो गई, सिग्नेचर का बड़ा लफड़ा है भैया। सिग्नेचर अगर आपने सही अपलोड नहीं किए, उनके फॉर्मेट में अपलोड नहीं किए, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम यहां पर भी आ सकती है। ठीक है, ये बारीक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पांचवी गलती ये है कि फाइनल सबमिट से पहले, फाइनल सबमिट से पहले पूरा फॉर्म एक बार जरूर चेक करें। पूरा फॉर्म एक या दो बार जरूर चेक करें। ठीक है, यह छठवीं इधर आएगी। ठीक, जैसे छात्रों, साथियों, मेरे प्यारे साथियों, फाइनल सबमिट आप कर रहे हैं, आपने पूरा फॉर्म भर लिया, आप फाइनल सबमिट कर रहे हैं। फाइनल सबमिट से पहले आपको यह जरूर देखना है, जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में। ठीक है, मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन आपसे गलती से वहां पर फिल हो गया है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा आपसे फिल हो गया गलती से। तो आप जो है फाइनल सबमिट करने से पहले 1 या 2 बार जरूर चेक करना है कि ये सब चीजें हमारी सही है या नहीं है, ये जरूर चेक करना है। जैसे आप बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी से, आपने जाति प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा, तो आपने गलती से UR सिलेक्ट कर दिया। अब UR सिलेक्ट करेंगे तो उसमें हो सकता है कि ऑप्शन ही ना मांगे SC कैटेगरी के जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए, तो आपको टेंशन हो जाएगी ये मांग क्यों नहीं रहा है। तो फॉर्म भरते समय एक बार पूरी चीजों पर नजर बाकायदा अच्छे से डाल लो। पता चला इलेक्ट्रिकल की जगह मैकेनिकल अगर आप हैं तो इलेक्ट्रिकल भर दिया, अब परेशान हो रहे हैं बाद में। जब पूरा फाइनल प्रिंट निकला तब प्रिंट में देख रहे हैं कि क्या क्या सही है। अब भैया सबमिट हो गया तो क्या कर लोगे, जब मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा तब तो कुछ होगा ना। मॉडिफिकेशन विंडो अगर ओपन नहीं किया रेलवे ने तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। एक चीज जो छठवां केस है वो केस मैं आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आप जो है आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी। देखना वो क्या केस है, आप खुद कमेंट करना कि हाँ वाकई में आपने जेन्युइन चीजें बताई हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें प्लीज जो है वो एक बार जरूर देख लेना फॉर्म भरने से पहले। सारी चीजें, सारे EWS नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, 10th रोल नंबर, 12th रोल नंबर, डिप्लोमा रोल नंबर, ये हमारी क्वालिफिकेशन, सब कुछ चेक करना है एक बार। माता का नाम, पिता का नाम, आपका नाम, सब कुछ चेक करना है एक बार। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो आपके लिए भले के लिए ही है ये। छठवीं और आखिरी गलती जो है वो आपके जीवन को बदल देगी अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो। क्या है, देखिए, अगर आपने 2 बार फॉर्म भर दिया, 2 बार फॉर्म भर दिया, कैसे, अब देखिए, पहले तो
रेलवे एक्सेप्ट कर लेगा, आपको एग्जाम देने का मौका भी मिलेगा। देखिए कैसे, फिर स्क्रूटनी होगी तब आपको फंसेगा। 2 बार फॉर्म मत भरिए, ये है सबसे बड़ा गलती। एक बच्चा है, उसका मेरे पास बाकायदा मैसेज पड़ा हुआ है। मैं रेलवे ग्रुप डी की जब वीडियोस बना रहा था तो उस बच्चे ने बाकायदा कमेंट किया था कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है, प्लीज आप वीडियो बनाकर छात्रों को बताइए कि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करें कि उनके साथ ऐसा हो। उसने क्या किया बच्चे ने कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया। ठीक है, ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया। अब उसमें उसने क्या किया, रोल नंबर उसका 2 अंक गलत भर गए। रोल नंबर जो 10th का रोल नंबर भरा जाता है तो उसके 2 अंक जो है वो गलत भर गए। जब प्रिंट निकला तब उसको समझ में आया कि यार 2 अंक गलत भर गए और फाइनल सबमिट हो गया। अब छात्रों, भाइयों, साथियों, अगर ऐसी गलती कभी भी हो जाए कि 2 अंक गलत भर जाएं या कुछ भी गलत भर जाए, भरे रहने देना, उसमें कोई छेड़खानी मत करना। अगर रेलवे मॉडिफिकेशन विंडो ओपन करता है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं भी करता है तो आपके डीवी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बात मेरी मानिए, आपके डीवी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बात यहां पर फंसेगी कि जब आपका डीवी होगा तब आपको ये बात पता चलेगी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला ऑफिसर होगा, जब वो आपके हाई स्कूल के रोल नंबर को मैच करेगा, अब मैच नहीं हुआ तब क्या होगा? मैच नहीं होगा ना, 2 अंक गलत भर गए तो मैच नहीं होगा, बाकी सारी चीजें मैच होंगी। तो आप पता चलेगा कि आप वाकई में जेन्युइन कैंडिडेट हैं। एक बार उस बच्चे ने फॉर्म भर दिया, कैसे भर दिया उसका रीजन भी समझो। उसने रोल नंबर का 10th का रोल नंबर जो है वो 2 अंक गलत भर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा यार अब क्या करें, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने दोबारा फॉर्म भर दिया, दोबारा फॉर्म भर दिया। ठीक है, अब ये उसी के शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और अगर आप लोग चाहो तो मैं वो कमेंट निकाल के पिन भी कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दोबारा फॉर्म भर दिया उसने। अब कैसे किया, क्योंकि अब तो आधार कार्ड से भरता है फॉर्म, तो उसने क्या किया, दोबारा फॉर्म भरा लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों बदल दिए। नाम वही रहा, सब कुछ वही रहा, बस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदल दिया। जाहिर सी बात है आधार कार्ड तो सेम ही रहेगा, वरना तो बड़ी समस्या आ जाएगी। अब उसने ये कैसे किया, दोबारा उसने फॉर्म भर दिया और फॉर्म सबमिट भी हो गया। फिर जब क्या हुआ, जब ग्रुप डी की स्क्रूटनी हो रही थी कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट होना है, किसका रिजेक्ट होना है, तो बच्चे ने कहा कि सर मेरे पास एक लेटर आया रेलवे की तरफ से कि आपने ये 2 फॉर्म भर रखे हैं सेम नाम से, सेम आधार कार्ड से, बस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग है, तो आप कारण बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। बच्चे ने कहा कि सर मैंने उनको फिर लेटर लिख के भेजा कि ऐसे ऐसे मेरा ये गलत हो गया था, 2 अंक, इसलिए मैंने दोबारा फॉर्म भर दिया। तो फिर रेलवे का उधर से फिर जवाब आया कि मॉडिफिकेशन विंडो इसीलिए ओपन करता हूं या किया जाता है ताकि जो भी आपने गलतियां की हों वो आप सुधार लो। 1 हफ्ते के लिए मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होता है, आप गलतियां सुधार लो और फिर फाइनल सबमिट कर दो। तो फिर इसने जवाब दिया कि सर मुझे मॉडिफिकेशन विंडो का पता नहीं चला कब खुला और कब बंद हो गया। रेलवे ने क्या किया, उस बच्चे को लाइफ टाइम के लिए डिबार कर दिया। रेलवे की किसी भी वैकेंसी में वो ना तो फॉर्म भर सकता है ना वो नौकरी ले सकता है, क्योंकि बच्चे के दिए गए आंसर से रेलवे वाला बोर्ड जो है वो एग्री नहीं हो रहा था, वो संतुष्ट नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि कुछ झमेला है इस लड़के में, इसलिए इसने 2 बार फॉर्म भर रखा है, जबकि बच्चा नादान था, गलतियां हो जाती हैं, नया खून है, जोश नया होता है, लेकिन हमेशा
अच्छे गाइडेंस में, अच्छे जो टीचर्स हैं उनको फॉलो कीजिए, जो ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें उनको तो खासकर फॉलो कीजिए, क्योंकि पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें सबको मालूम नहीं होंगी मेरे साथियों, ये सबको मालूम नहीं होती हैं चीज़ें। आप देख लेना, अगर इतनी गहराई में अगर कोई बताए यूट्यूब में तो ज़रूर पिन कर देना, वो हम भी देख लेंगे वो वीडियो, ठीक है। तो दोबारा फॉर्म 2 बार फॉर्म भरने की गलती मत करना, ये सबसे बड़ी गलती है 6वें नंबर की। अगर रेलवे को आपने सेटिस्फाई नहीं कर पाया अपने आंसर से तो रेलवे आपको हमेशा के लिए डिबार कर देगा, आप रेलवे की किसी भी वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये याद रखना। तो साथियों, ये गलतियां 6 बहुत बड़ी गलतियां हैं, इनको मत करना। बाकी मैं सब कुछ डाल रहा हूं चैनल पर। सिविल का आ चुका है जोन सिलेक्शन कि आपको कौन सा जोन सिलेक्ट करना है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लाइनअप है, नेक्स्ट हो सकता है कि लाइनअप मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि उसका जो है मटेरियल पूरा रेडी है, बस वीडियो शूट करना बाकी है। तो वो भी एक आध दिन में हम जरूर अपलोड, जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थैंक यू जरूर लिखना कि सर वाकई में आपने आंखें खोली हम लोगों की, और हम लोग जागरूक हुए कि अब नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो साथियों, बाकी मैं तो सब कुछ आपके लिए जान लगा दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि सर इस पे वीडियो बनाइए, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा और पूरा एनालिसिस के साथ लाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।